हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इसमें थ्योरी को रिवाइज करने के बाद आप लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। मैक्सिमम थ्योरी इसकी अब सिलेबस में है नहीं, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए गिवन सेमीकंडक्टर। आइडेंटिफाई द रीजन इफ़ एनी ओवर विच द सेमीकंडक्टर हैज़ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो आप देखिए कि ये एक ग्राफ आपके सामने है, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है जिस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो आप जानते हैं कि जो वी आई कर्व होता है, इसमें जो पॉजिटिव स्लोप होता है ये पॉजिटिव वी अपॉन आई को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेगेटिव स्लोप होता है वो नेगेटिव वी अपॉन आई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग ऐसा कहें कि जो डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर सफिक्स टी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो आप देख रहे हैं कि जो ए बी रीजन है, इस रीजन में अगर हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करें तो करंट भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। डेल्टा वी पॉजिटिव है तो डेल्टा आई भी पॉजिटिव है। लेकिन जो बी सी रीजन है, अगर इसमें हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो करंट है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव है तो डेल्टा आई कैसा है, नेगेटिव है। तो इसलिए जो बी सी रीजन है, इस रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस आर सफिक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये फार्मूला होता है। तो आप लिखेंगे कि फॉर रीजन बी सी ऑफ द गिवन ग्राफ डेल्टा वी, अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं वोल्टेज को तो ये पॉजिटिव है, एंड उस रीजन में जो करंट है डेल्टा आई वो कम हो रही है, इसलिए माइनस डेल्टा आई। तो फ्रॉम ए की रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा वी डिवाइड बाई नेगेटिव डेल्टा आई। तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल बी नेगेटिव फॉर रीजन बी सी। आप लिखेंगे कि दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेमीकंडक्टर will be negative for region BC। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि what happens to the width of the depletion layer of a PN junction when it is forward biased एंड रिवर्स बाइज्ड। तो हम लोग पी एन जंक्शन डायोड के बारे में जानते हैं। जो पी एन जंक्शन होता है वहाँ पर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, उस रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और उसकी विड्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइस में उसकी विड्थ कम होगी या ज़्यादा होगी, और रिवर्स बाइस में उसकी विड्थ कम या ज़्यादा होगी। तो इसके बारे में बताना है। तो हम बनाएंगे पहले कि फॉर ए पी एन जंक्शन डायोड या फॉर ए पी एन जंक्शन, फॉर ए पी एन जंक्शन, तो दो पार्ट हैं यहाँ पर, फॉरवर्ड बाइज्ड
और रिवर्स बाइस्ड। एक्चुअल में क्या होगा, तो ये है पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें ये रीजन है पी रीजन, ये रीजन है एन रीजन। ये है पीएन जंक्शन, ये है पी और ये है एन। जो फॉरवर्ड बायस्ड होता है उसमें हम लोग पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर हमने पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है तो ये रिवर्स बाइस है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल, और यहाँ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होते हैं होल, ये होते हैं, ये था डिप्लेशन रीजन इतना, और यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई थी तो ये थी डिप्लेशन रीजन की विड्थ, जहाँ कोई भी चार्ज कैरियर नहीं था। जब आपने लगा दिया फॉरवर्ड बायस तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम होल्स कह रहे हैं उन पर एक फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द जंक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स लगेगा। तो इनका जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा। तो ये जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होगी वो ख़त्म होने लगेगी, गायब होने लगेगी यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिप्लेशन रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे जंक्शन क्रॉस करेंगे तो जंक्शन में ये चार्ज कैरियर्स पहुँच जाएंगे, तो डिप्लेशन रीजन यहाँ पर रहेगा नहीं। तो फॉरवर्ड बायस जैसे ही आप लगाओगे तो जो उसकी विड्थ है वो कम होना शुरू होगी। तो आप लिखेंगे कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। तो आप लिखेंगे कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज with increase in forward bias। तो जैसे आप फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ कम होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो रिवर्स बायस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या थे, होल्स, तो जितने भी होल्स थे उन पर एक फोर्स चल जाएगा अवे फ्रॉम जंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने इलेक्ट्रॉन थे उन पर एक फोर्स चल जाएगा अवे फ्रॉम जंक्शन। तो अब आप देखिए डिप्लेशन रीजन की विड्थ ये हो गई, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन region increases with increase in reverse bias। ये रिवर्स बायस है। जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते चले जाएंगे तो वैसे वैसे जो डिप्लेशन रीजन है वो और ज़्यादा चौड़ा होता चला जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वाई कैन नॉट वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर स्लैब ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट ए पी एन जंक्शन डायोड या पी एन जंक्शन। मतलब कहने का ये है कि आपने एक पी टाइप की लेयर लिया या एक पी टाइप
स्लैब लिया और एक एन टाइप स्लैब लिया और उनको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो जंक्शन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप अगर ऐसा कर देंगे तो कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा जो एटॉमिक लेवल का होता है, और जो जंक्शन होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो उस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी रहेगी। एटॉमिक लेवल पर कांटेक्ट फॉर्म नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है ना। ये ज़रूरी है कि वहाँ पर एटॉमिक लेवल का कांटेक्ट हो, जितने भी एटॉम्स हों उनका कॉन्टीन्यूस फॉर्मेशन वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसे मिलाकर दोनों को दबा भी दिया आपस में तो चिपक थोड़ा ना जाएंगे आपस में। इसलिए उनके एटॉम्स का जो एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूटी वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो आप लिखेंगे कि इन दिस वे कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन दिस वे continuous contact cannot be formed at atomic level and the junction p-n junction will behave as a discontinuity for the flow of चार्ज कैरियर्स। तो इसलिए पी-एन जंक्शन फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि पी-एन जंक्शन फॉर्म होने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न हो पाए चार्ज कैरियर्स का। तो ये दोनों बातें वहाँ पर हो नहीं पाएंगी, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न, इसलिए हमें वहाँ पर एक पी-एन जंक्शन नहीं मिल पाएगा, उसको हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है What is the most common use of photodiode? Question number 4। तो most common use of photodiode आप जानते हैं कि क्या होता है कि जो photodiode होता है वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक तरह से ये फोटो डिटेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो आप लिखेंगे द photodiode कैन बी यूज्ड the photodiode can be used as a photodetector to detect optical सिग्नल्स। जो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स आप भेजते हैं, आप लाइट डालते हैं उसके ऊपर, उसको डिटेक्ट करता है और वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाया करती है। ये आप लोग जानते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फिगर शोज़ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन डिवाइस, नेम द डिवाइस एंड राइट वेयर इट इज़ यूज्ड। तो वैसे तो ये एक पी-एन जंक्शन डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, पूरा उसी का ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये पार्ट शो कर रहा है कि रिवर्स बायस में एकदम से करंट बढ़ रही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में तो चला ही नहीं, यहाँ पर तो शो ही नहीं कर रहा है, ये रिवर्स बायसिंग को शो कर रहा है। और आप देखिए कि एकदम से जीनर वोल्टेज पर करंट बढ़ रही है, करंट एकदम से बढ़ती हुई मिल रही है, आप देखिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर करंट एकदम से बढ़ जाया करती है। जिस नेगेटिव वोल्टेज पर
करंट एकदम से बढ़ती है, इसको हम जीना वोल्टेज कहते हैं। और ये डिवाइस जो होती है ये होती है जीना डायोड, और इसको आप लोग यूज़ करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। तो आप लिख सकते हैं कि नेम ऑफ डिवाइस इज़ Zener diode and it is used in DC voltage regulator। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 लिखा हुआ है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय एलईडी एंड द बैंड गैप एनर्जी ई ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड टू फैब्रिकेट इट। तो हम बात करें देखिए लाइट एमिटिंग डायोड की। तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि ये होता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप ई सफिक्स जी, ये होता है। ये है वैलेंसी बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। और आप जानते हैं कि जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, ये होता है फॉरवर्ड बाइज्ड। तो आप लोग देखो क्या करते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप लगाते हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। जो बैटरी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप देखो, क्योंकि ये है P और ये है N, तो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंसी बैंड में जो होल हैं, ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पर डिफ्यूज़ होंगे, और जब डिफ्यूज़ होंगे तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बाहर निकलेगी। जो फोटोन की एनर्जी होगी कितनी होगी, एच न्यू। यहाँ से ये जो एमिटेड फोटोन होगा इसकी एनर्जी होगी एच न्यू। तो आप यहाँ से देखो कि अगर फॉरवर्ड एनर्जी गैप ई जी है तो या तो एच न्यू की वैल्यू ई जी के इक्वल होगी, या फिर क्या होगा कि अगर कुछ एनर्जी इसकी वेस्ट हो जाएगी किसी और फॉर्म में, तो जो एच न्यू की वैल्यू होगी वो ई जी से कम होगी। ये आप समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि एनर्जी ऑफ emitted photon h nu must be either less than or equals to e suffix g। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी है एमिटेड फोटोन की और ई जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप है। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है जो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है स्टेट द रीज़न वाई गैलियम आर्सेनाइड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोलर सेल। तो GaAs को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं सोलर सेल की मेकिंग में। तो आप देखिए ऐसा होता है कि जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी सोलर रेडिएशंस होते हैं, उनकी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हुआ करती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के फ़ोटोन को हम लोग यूज़ कर पाएँ,
तो इसके लिए जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेटली या तो इतना ही हो या इससे ज़रा सा कम हो। तो फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे ही सोलर रेडिएशन गिरेंगे उस मटेरियल पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे एनर्जी गेन करके फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके वो पहुँच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ये हमारा एम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो भी हाई होना चाहिए। तो इन दो वजह से हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका, जबकि सिलिकॉन का काफ़ी कम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी कम रह जाया करता है रूम टेम्परेचर पर आते आते। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक तो ये कि जो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू 1.44 या 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है रूम टेम्परेचर पर। और दूसरी बात ये कि इसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो आप लिखेंगे कि द एनर्जी फॉर maximum intensity of solar radiation is approximately h nu is equal to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू हैव फोटो एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन that is h nu फोटोन की एनर्जी must be greater than the energy of band gap ई सफिक्स। इससे एच न्यू की थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ई जी से थोड़ी कम होनी चाहिए। देयरफॉर द सेमीकंडक्टर with energy band gap of 1.5 electron volt or lower give better results Eg is equal to 1.43 electron volt at 27 degree Celsius and higher absorption coefficient of gallium arsenide
make it suitable for solar cell। तो ये इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर वुड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो आप जानते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन और ना ही कोई होल एज चार्ज कैरियर फ्री होता है कंडक्शन के लिए। और जब कोई भी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर वो बिहेव करेगा एक इंसुलेटर की तरह, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाया करते हैं और वहाँ पर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए। तो इस तरह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारा आंसर खाली इतना सा होगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन, ए सेमीकंडक्टर बिहेव्स like a perfect insulator। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 9। लिखा है कि टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स A and B shown in the given figure are made by doping germanium crystal with arsenic and indium respectively। The two are joined and connected to the battery as shown। A पार्ट पूछ रहे हैं कि will the junction be in forward biased or reverse biased, और फिर B पार्ट देखिए लिखा है sketch the VI curve for this arrangement। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ऐसा होगा कि जो हमारे पास A और B ये हमारे पास जर्मेनियम के हैं क्रिस्टल्स, इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और उसके बाद ए को आपने आर्सेनिक से और बी को इंडियम से आपने डॉप किया हुआ है। तो जब डॉपिंग करेंगे आप लोग तो आप जानते हैं कि आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है और इंडियम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से आपने इसको डॉप किया हुआ है तो जो ये बनेगा पेंटावेलेंट वाला, ये एन टाइप, और जो इंडियम वाला ट्राइवेलेंट जिसमें लगा हुआ है ये पी टाइप। तो ये एन टाइप और ये पी टाइप, और एन टाइप को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है और पी टाइप को पॉजिटिव से, इसलिए फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, आप समझा देंगे कि यहाँ पर आपके पास ये जर्मेनियम क्रिस्टल के दो पीसेस लिए हुए हैं, ये है ए, ये है बी, और आपने एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की हुई है वेरिएबल वोल्टेज की, जिसका नेगेटिव टर्मिनल ए से और पॉजिटिव टर्मिनल बी से कनेक्टेड है। ये वेरिएबल वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने, ये जर्मेनियम के थे, आपने इसको आर्सेनिक से और इसको इंडियम से आपने डॉप्ड किया हुआ है। जो आर्सेनिक है ये कैसी इम्प्योरिटी है, ये है भाई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और ये जो इम्प्योरिटी है हमारे पास इंडियम, ये है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो जब आप लोग किसी भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को डॉप करते हैं तो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर।
और जब किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डॉपिंग करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसलिए जो ए है आफ्टर डॉपिंग वो हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो बी है जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से आपने डॉप्ट किया हुआ है वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बन जाएगा। फिगर में आप देख रहे हैं कि जो एन टाइप है उसको न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि जो आपने ए है जो कि है एन टाइप उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है काहे से, नेगेटिव टर्मिनल से। और जो बी है जो बना है पी टाइप आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब ऐसा होता है तो जंक्शन कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस। तो इट इम्प्लाइज दैट कि पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये निकल के आता है कंक्लूजन। और उसके बाद आपको इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करना है। तो फॉरवर्ड बायस में जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो आप लोग ड्रॉ कर दोगे। जब आप लोग फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं यहाँ पर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन वोल्टेज लगाते हैं, तो करंट फ्लो होती है मिली एम्पियर में, इस तरह चलती है, इस तरह से ये कर्व हमारे पास आता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है वाई शुड ए फोटो डायोड बी ऑपरेटेड एट रिवर्स बायस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में आप यूज़ करते हो। हमारे पास जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में आप यूज़ करते हो। हमारे पास जो जीनो डायोड होता है वो आप रिवर्स बायस में यूज़ करते हो। जो सोलर सेल होता है उसको आप किसी भी बायसिंग में यूज़ नहीं करते हो। तो ये बायसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि फोटो डायोड को आप लोग रिवर्स बायस में यूज़ क्यों करते हो। तो आप जानते हैं फोटो डायोड क्या करता है, डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को। अगर आपने उसको यूज़ किया फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि वहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है वो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और अगर जब आपने इस पर डाला कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल, तो जो भी लाइट डालोगे आप लोग उसकी वजह से जंक्शन पर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। तो चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, कौन से वाले, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और उसकी वजह से करंट बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से ऑलरेडी करंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर थोड़े से उसके कंपैरिजन में जो ऑप्टिकल सिग्नल से चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे वो उन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए जो करंट फ्लो हो रही थी उसमें बहुत ही माइनर चेंज होगा और इतना कम चेंज होगा कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम लोग रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं फोटो डायोड को, तो जब आप लोग ऑप्टिकल सिग्नल डालोगे तो फिर से जंक्शन पर जैसे ही पड़ेगा ऑप्टिकल सिग्नल जाकर, तो वैसे ही इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। लेकिन अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उससे कंपैरिजन में जो फ्रैक्शनल चेंज हुआ है इन चार्ज कैरियर्स में वो ज़्यादा होंगे तो नहीं प्रोड्यूस, लेकिन उनका जो अमाउंट था, उनका जो फ्रैक्शनल चेंज था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में और अब हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, तो अब वो फ्रैक्शनल चेंज जो होगा वो ज़्यादा होगा। फिर से जो करंट है अभी किसकी वजह से फ्लो हो रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, वो काफ़ी कम करंट थी। लेकिन जब आपने डाल दिया उस पर ऑप्टिकल सिग्नल तो फ्रैक्शनल चेंज क्योंकि ज़्यादा हो गया है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, इसलिए अब जो ऑप्टिकल सिग्नल की वजह से जो भी चार्ज कैरियर्स बढ़े हैं और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है
वो आपको एकदम से ज़्यादा नज़र आएगी, उसमें जो करंट में भी फ्रैक्शनल चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, तो आप उस ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने यूज़ किया उसको रिवर्स बायस में। तो यही रीज़न है कि हम लोग रिवर्स बायस में उसको यूज़ करते हैं। तो आप लिखोगे ये क्वेश्चन नंबर 10 में कि द फोटो डायोड्स आर यूज्ड, द फोटो डायोड्स are used to detect the optical signals। ठीक है, the fractional change in minority charge carriers when used in reverse bias। जब रिवर्स बायस यूज करें तभी तो माइनॉरिटी चार्ज में करंट फ्लो होगी। तो fractional change in minority charge carriers when used in reversed biased is easily measurable that of fractional change in majority charge carriers when used in forward biasing। ठीक है, तो लिखेंगे दैट्स वाई photodiode is operated at reverse bias। तो ये इसका रीज़न आप लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दो फिगर हैं, लिखा है विच वन ऑफ द टू डायोड्स D1 एंड D2 इन द गिवन फिगर इज़ फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। तो कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है, डायोड D1 और डायोड D2 में से ही बताना है आप लोगों को। तो आप देखो ऐसा होता है कि ये जो प्लेट होती है ये N को और ये एरो P को रिप्रेजेंट करता है, तो ये P हो गया और ये N हो गया, ऐसे ही ये P हो गया ये N हो गया। ये पॉइंट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और अर्थ को आप मानते हो ज़ीरो पोटेंशियल पर, तो 0 वोल्ट पर ये और 0 वोल्ट पर ये इसका मतलब है। आप जानते हैं कि अगर P पॉजिटिव और N नेगेटिव है तो वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। लेकिन आप ये कहो अगर 0 है तो आप ये देखोगे कि जो 0 वाला है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा जो भी हमारे पास P और N में से जो भी टाइप बच रहा है वो कैसे पोटेंशियल पर है। अगर N के मुकाबले भी पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो क्योंकि P पॉजिटिव पर है N के मुकाबले, इसलिए फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर N के मुकाबले P नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो वो रिवर्स बायस में होगा। ऐसे ही कहीं पर अगर मान लीजिए कि P को आपने रखा है 0 पोटेंशियल पर, तो P के मुकाबले अगर N नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर P के मुकाबले N पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो रिवर्स बायस में होगा। तो यही लॉ यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N तो 0 पोटेंशियल पर है और P नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो इस केस में क्या हुआ कि P इज़ एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू N। तो इसलिए क्योंकि P नेगेटिव है तो ये रिवर्स बायस में होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि P 0 पर है और N नेगेटिव पर है, तो P के रिस्पेक्ट में N नेगेटिव पोटेंशियल पर है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि N नेगेटिव पोटेंशियल पर तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ओके, तो आप लिखेंगे कि इस वाले
डायोड D1 के लिए आप लिखेंगे कि P इज़ एट नेगेटिव पोटेंशियल with respect to N. So diode D1 is reverse biased. ये मतलब हुआ। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर P के रिस्पेक्ट में N नेगेटिव पोटेंशियल पर है, आप लिखेंगे कि N is at negative potential with respect to P. So diode D2 is forward biased. ये रिवर्स बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस। समझो कैसे? ऐसे समझोगे कि यहाँ पर भी P नेगेटिव है और यहाँ पर N नेगेटिव है। तो जब P नेगेटिव होता है तो रिवर्स बाइस, जब N नेगेटिव होता है तो फॉरवर्ड बाइस। इस तरह से आप समझ के अपना आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर है 13, लिखा है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत सारी बातें थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग से मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को आप लोग किसी भी पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से अगर डॉप्ट कर देते हैं तो आपको मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम लोग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को किसी ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी से डॉप्ट करते हैं तो मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप लोग जब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में यानी प्योर सेमीकंडक्टर में जब किसी इम्प्योरिटी एटम को मिक्स करते हैं एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो उसको क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए उसको डोनर एटम कहते हैं। और जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर बाहर आ जाता है तो उसको हम डोनर आयन कहते हैं, ठीक है ना। और डोनर आयन पर जो चार्ज होता है वो प्लस ई का होता है, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे फ्री हो जाया करता है। और ऐसे ही जो इम्प्योरिटी एटम आप ऐड करते हो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उससे आपको एक होल मिलता है। एक होल पाने के लिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना पड़ता है उस एटम में। तो जो इम्प्योरिटी एटम आप ऐड करते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर को पाने के लिए, उसको क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए उसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वहाँ से क्रिस्टल लैटिस से, तो फिर वो एक्सेप्टर आयन में कन्वर्ट हो जाया करता है। इस तरह से जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो अगर पॉइंट लिखना चाहें आप लोग तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो आप जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट नीचे होता है कंडक्शन बैंड के, जबकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वहाँ पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल फॉर्म होता है और जस्ट अबव द वैलेंसी बैंड वो फॉर्म होता है। उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और कहाँ, कंडक्शन बैंड में। और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वैलेंसी बैंड में। लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, और वो होते हैं वैलेंसी बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो होते हैं कंडक्शन बैंड में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है होल कंसंट्रेशन से, ठीक है ना। कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हुआ करते हैं। और इसी तरह से आप देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वहाँ पर होल कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से, क्योंकि वहाँ पर होल जो होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं
माइनॉरिटी चार्ज के लिए। इसको बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप थ्योरी में से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 तो आप नोट्स में से देख के लिख लेंगे, थ्योरी की बात है। और जो 14 क्वेश्चन है लिखा है कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन ईच देम, हाउ आर दे डिस्टिंग्विश। तो आप देखिए कि कार्बन भी है और सिलिकॉन भी है और दोनों में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए ये समझिए कि जो हमारे पास कार्बन होता है उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेजेंट होते हैं केवल सेकंड ऑर्बिट में, और सिलिकॉन में वही जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं थर्ड ऑर्बिट में। तो जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 कार्बन के, तो वो ज़्यादा नज़दीक हैं न्यूक्लियस के, और सिलिकॉन में वही इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो दूर है। इसलिए न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बॉन्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए कार्बन वाले एटम से, और सिलिकॉन में उसके मुकाबले कम एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन के लिए सिलिकॉन में वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और कार्बन में कम होते हैं, इसलिए सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन के मुकाबले। तो इसी वजह से हम लोग जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वहाँ पर हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, देखेंगे द 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, द 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन are present in the second orbit while that of silicon in third orbit. So the energy required to extricate an electron from silicon is much smaller, is smaller than that in carbon. Therefore the number of free electrons in silicon is significant. Is significant on contrary of carbon. This makes the conductivity of silicon higher than that of कार्बन। तो यही प्रॉपर्टी है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 लिखा है नेम द डिवाइस which is used as a voltage regulator in the given circuit and give its symbol। तो आप देखो यहाँ पर जो डिवाइस लगी हुई है ये इस फिगर में, यहाँ पर एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज लगाया है
ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वो डिवाइस लगाई हुई है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाया है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। और आप जानते हैं कि ये जो डिवाइस लगी होती है जो यूज़ की जाती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में या एज डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, दिस इज़ ज़ीनर डायोड। तो आप लिखेंगे कि नेम ऑफ द डिवाइस which is used as DC voltage regulator is Zener diode। Zener diode और सिंबल देखो ऐसे बनाते हैं इसका, ये P टाइप होता है और N टाइप में, वैसे तो Z लिखना चाहिए। ये इसका सिंबल है, ये P और ये N। अब कहीं कहीं सिंबल ऐसे ही बना देते हैं। तो ये दोनों ही सिंबल आप कहीं कहीं यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट बुक में अलग अलग सिंबल यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 लिखा है कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम शोइंग द बायसिंग ऑफ एन LED, स्टेट द फैक्टर विच कंट्रोल्स द वेवलेंथ, ए पार्ट है, ऑफ लाइट एंड बी पार्ट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द डायोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आप जानते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में उसको हम यूज़ करते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस डायोड होता है। ये होता है, इसमें ये होता है कि देखो ये P टाइप क्रिस्टल ये लिया, यहाँ पर N टाइप मेटलिक कॉन्टैक्ट साइड में लगाते हैं, तो ये मेटलिक कॉन्टैक्ट लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये मेटलिक कॉन्टैक्ट लगाए हुए हैं, तो ये N टाइप है और ये P टाइप है, और यहाँ पर मेटल कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है। ये हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड है। लाइट एमिटिंग डायोड जब आप बनाओगे तो क्योंकि लिखा है फॉरवर्ड बायस डायोड है, तो यहाँ पर जो मेटल कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं इनके बीच में बायसिंग के लिए एक बैटरी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो आप बैटरी कनेक्ट करोगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल P से और नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्ट करोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग चलेगी। और ये रेजिस्टेंस R, तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल चलेंगे और यहाँ पर उनका डिफ्यूज़न होगा। जब डिफ्यूज़न होगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये यहाँ से रिलीज़ होगी और इसके फोटोन की कितनी एनर्जी होगी hν। तो अब इसमें ये पूछ रहे हैं, ये तो डायग्राम तो मैंने बना दिया, उसके बाद ये पूछ रहे हैं भी यहाँ पर कि बायसिंग शो कर दी है, स्टेट द फैक्टर विच कंट्रोल्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। तो नोट्स में पूरी टेबल बनी हुई है, आप देखते हैं कि हम लोग डिफरेंट कलर के लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पर जो उनके फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी होती है Eg, वो अलग अलग होती है। क्यों? इसलिए अलग होती है क्योंकि आप जानते हो कि लाइट एमिटिंग डायोड में जो hν की वैल्यू है वो या तो कम होती है या इक्वल होती है फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी से। तो यहाँ पर न्यू की जगह आएगा Sc
अपॉन लैम्डा, यहाँ पर लिखा है सी अपॉन लैम्डा लिख देंगे, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा देखेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी या तो इक्वल होगी या ज़्यादा होगी काहे से, एस सी अपॉन ई जी से। तो यहाँ पर आप देखो कि जो फैक्टर है जो इसकी वेवलेंथ को चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो कौन सा है, ई जी। तो लैम्डा डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट कि वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन बैंड गैप एनर्जी ई जी। दूसरी बात आपसे जो बी पार्ट में कही जा रही है, ये बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड काहे पर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि फोटोन पिक्चर आप पढ़ चुके हो कि यूनिट एरिया से पर सेकेंड क्रॉस होने वाले जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो इंटेंसिटी का मेज़रमेंट होते हैं। तो अगर यूनिट एरिया से डबल फोटॉन पर सेकंड पास होंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तो वो कैसे हो सकता है, तो आप अगर दिमाग लगा के सोचेंगे तो आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा इम्प्योरिटी का, यानी जितना ज़्यादा डॉपिंग लेवल होगा, जितना हैवली डॉप्ड कर देंगे आप लोग यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे और जब उनका डिफ्यूज़न होगा तो उनके डिफ्यूज़न से ज़्यादा फोटॉन बाहर निकलेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यही बात आप लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड, बी पार्ट में आप लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय लाइट emitting diode depends on the concentration of impurity in junction diode। दैट इज़ डॉपिंग लेवल। तो इस पर डिपेंड करेगी, तो वेवलेंथ डिपेंड करेगी ईजी पर और जो इंटेंसिटी है वो डॉपिंग लेवल पर डिपेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, लिखा है कि हाउ इज़ द रिवर्स करंट इन ए ज़ीनर डायोड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग suddenly at relatively low breakdown voltage of 5 volt also। तो अब ये बात सिलेबस से निकल चुकी है, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी एक ग्राफ देखा था, थोड़ी देर पहले हमने आपको ग्राफ बताया था। देखो ये इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो -5 वोल्ट पर पहुँच या जो भी वोल्टेज यहाँ पर होगा एक स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज होगा कि वहाँ पर पहुँचकर पहले तो करंट नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एकदम से -5 वोल्ट पहुँचकर एकदम से करंट बढ़ जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है, ये होता है एवलांची ब्रेकडाउन। एवलांची ब्रेकडाउन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो डिप्लेशन रीजन होता है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में, उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है और उसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की हुआ करती है या और भी कम हो सकती है। और अगर आपने उस पर लगा दिया 5 वोल्ट का वोल्टेज तो आप जानते हैं कि E = V/D। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर मैं 10⁻⁷ भी -7 मान लूँ तो आप अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 5 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस लगेगी और जिसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में
इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, और जब उनका डिफ्यूज़न होगा तो एक हैवी रिवर्स करंट आप लोगों को मिलेगी। तो ये होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, या जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं जब वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो जब कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएंगे जाकर तो उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्री कर देंगे। फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर वो उसी वोल्टेज पर एक्सलेट होंगे और हाई एनर्जी गेन कर लेंगे। फिर वो दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, और इस वजह से जब एकदम से ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो होंगे फ्री होते चले जाएंगे तो उसके डिफ्यूज़न से हम लोग को एक हैवी करंट मिल जाएगी। ये बात आपको थ्योरी में पढ़ रखी है आप लोगों ने। फ़िलहाल जीना डायोड अब सिलेबस में नहीं है, तो थ्योरी में सब चीज़ें क्लियर की हुई हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर चाहें तो थ्योरी से पढ़ सकते हैं, नोट्स में से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि ड्रॉ द सिंबल एंड द reverse IV characteristics of Zener diode. Explain briefly which property of the characteristics enables us to use in a diode as voltage regulator. तो थ्योरी में से आप इसको देख सकते हैं, Zener diode सिलेबस में नहीं है फिर भी आप इसको नोट्स में से या थ्योरी में से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्रॉ VI characteristics of a PN junction diode. Answer the following questions giving the reasons. A part है why is the current under reverse bias almost independent of the applied potential up to a critical voltage, and B part लिखा है कि why does the reverse current show a sudden increase in the critical voltage, and C part name any semiconductor device which operates under the reverse bias in the breakdown region. तो ये सब बातें तो थ्योरी की हैं, आप नोट्स में इसको समझ सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें आपको याद दिला दूं कि अगर हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, तो आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो इस तरह से होता है। ये करंट फॉरवर्ड करंट जो मिली एम्पियर में होती है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, ये रिवर्स वोल्टेज होता है, और यहाँ पर रिवर्स करंट होती है जो कि माइक्रो एम्पियर में होती है। जब आप लोग फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो शुरू में करंट नहीं बढ़ती है और फिर बाद में बढ़ने लगती है, और रिवर्स बाइस में तो आप जानते हो कि काफ़ी देर तक अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ती नहीं और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एकदम से करंट बढ़ जाया करती है। तो ये तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद ये पूछ रहे हैं ए पार्ट में कि वाई इज़ द करंट अंडर रिवर्स बाइस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल अप टू ए क्रिटिकल वोल्टेज। तो आप जानते हैं रिवर्स बाइस में जो भी करंट का फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। आपको याद होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिवर्स बाइस में भी जंक्शन को क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो भी उनके नंबर बढ़ते नहीं हैं, उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम रहता है। इस वजह से अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते भी हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते भी हैं, तो भी आप देखिए कि जो उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए करंट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है थोड़े से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आप देखिए करंट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वोल्टेज डिपेंड नहीं करती। लेकिन फिर पूछ रहे हैं क्रिटिकल वोल्टेज एकदम से क्यों बढ़ जाया करती है। तो आप जानते हैं जब क्रिटिकल वोल्टेज, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये इसका VZ, ये वो रिवर्स वोल्टेज है कि जहाँ पर एकदम से करंट में सडन इंक्रीज़ आपको देखने को मिलता है। तो उसका रीज़न ये है कि रिवर्स बाइस में जब आप लोग वोल्टेज बढ़ाते चले जाया करते हैं तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर
जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एक्सलेट हो रहे हैं, तो वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि जब वो जंक्शन क्रॉस करते हैं और टकराते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, तो कोवेलेंट बॉन्ड से टकराने के बाद वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लाते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर फ्री होते हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर वो भी उसी पोटेंशियल पर एक्सलेट हो जाया करते हैं जिस पोटेंशियल पर दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहे थे, और वो भी फिर और एनर्जी वो भी गेन कर लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। और इस तरह से इस प्रोसेस से आप देखिए कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता जाता है। जब रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता चला जाएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, तो आप देखेंगे करंट में एकदम सडन इंक्रीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप जानते हैं जो सी पार्ट में पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इस पोर्शन में ऑपरेट करती है, तो आप जानते हैं कि वो जो डिवाइस है उसका नाम है ज़ीनर डायोड। तो ये सब बातें थ्योरी की हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में लिखा हुआ है कि नेम द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो आप जानते हैं पीएन जंक्शन में क्या होता है कि आपने एक पी टाइप और एक एन टाइप, यहाँ पर दो क्रिस्टल लिए हुए हैं। जब ये पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल लिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है होल्स, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और फिर इनका डिफ्यूज़न होता है। जब डिफ्यूज़न होता है तो एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा जंक्शन, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन फॉर्म हो जाया करता है जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाया करते हैं। और उसके बाद फर्दर इनका यहाँ पर चलना, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ जाना और या होल्स का यहाँ पर आना टुवर्ड्स द जंक्शन, ये ख़त्म हो जाया करता है क्योंकि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो ये चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाया करता है ई सफिक्स आई। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई सफिक्स आई, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने से रोकता है और होल्स को यहाँ से रोकता है। तो ये रीजन जो होता है डिप्लेशन रीजन यहाँ पर रहता है। तो जो प्रोसेसेस दो हमारे पास हैं, ये दो प्रोसेस के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो पहला जो प्रोसेस है ये है ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, और दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूज़न ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न, ये दो चीज़ें, दो प्रोसेसेस यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन को फॉर्म करने में काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में लिखा है कि फॉर व्हाट पर्पज़ इज़ फोटोडायोड यूज्ड। तो फोटोडायोड इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट फोटो सिग्नल्स। तो इसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर लिखा है ड्रॉ इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज़ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आप जानते हैं कि जो फोटो डायोड हमारे पास होता है उसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, और जब आप रिवर्स बायस में उसको यूज़ करते हैं तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा उसमें क्या होगा, आपको खाली रिवर्स बायस की बातें दिखानी है। मैंने बताया था रिवर्स बायस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो फ्रैक्शनल चेंज होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से हम लोग जो चेंज इन रिवर्स करंट है जो कि काफ़ी कम होती है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, उसमें आप चेंजेस को देख सकते हैं। और ऑप्टिकल सिग्नल को या जो फोटो सिग्नल्स हैं उनको आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नल्स का है या ऑप्टिकल सिग्नल का है, एक ही बात है। तो अब क्या होगा कि जब आप लोग कोई भी लाइट नहीं डाल रहे हैं
तो भी आप जानते हैं, तो भी एक करंट तो फ्लो होती है ना, ये करंट तो फ्लो होती है। जब आप कोई भी लाइट नहीं डालते हैं उस पर, क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डार्क करंट। थ्योरी में सब बातें लिखी हुई हैं, वीडियो में बताया हुआ है कि डार्क करंट होती है। उसके बाद अगर आप लोग इंटेंसिटी I1 की लाइट डालते हैं तो आप देखो कि क्योंकि उस I1 इंटेंसिटी की लाइट से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज के रेस बढ़ गए होंगे और उसकी वजह से करंट बढ़ जाएगी। जब आप लोग और ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट डालोगे तो और ज़्यादा चार्ज के रेस बढ़ जाएंगे, तो और करंट बढ़ जाएगी। जब आप लोग और ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट डालोगे तो फिर और चार्ज के रेस बढ़ जाएंगे और करंट बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं कि I1 सबसे कम थी, फिर I2 थी, फिर I3 थी, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो रिवर्स करंट है वो बढ़ती चली जाया करती है। ये आप यहाँ से देख रहे हैं। तो ज़्यादा इंटेंसिटी अगर आप लाइट डालेंगे तो ज़्यादा रिवर्स बाइस करंट मिलेगी। अगर आप लोग कोई भी लाइट नहीं डालेंगे तो ऐसे नहीं करंट नहीं मिलेगी। जो भी करंट मिलेगी रिवर्स करंट, उसको हम डार्क करंट कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑप्टिकल सिग्नल। ठीक है, और ये फोटो सिग्नल्स को आप लोग ऑप्टिकल सिग्नल्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि विच सेमीकंडक्टर आर प्रीफर्ड टू मेक लाइट इमिटिंग डायोड एंड वाई। गिव 2 advantages of using light emitting diode over conventional incandescent lamps। तो आप देखो कि जो बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट्स में और प्रीवियस वीडियोस जो बनी हुई है पूरी, इसमें एक टेबल बनी हुई है कि किस कलर का आपको कौन से कलर की लाइट को एमिट करने वाला लाइट इमिटिंग डायोड चाहिए, वो उस टेबल से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा काम है वो ये है कि आपको जिस कलर की लाइट को एमिट करने वाला लाइट एमिटिंग डायोड चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि उसका जो एनर्जी बैंड गैप EG है वो कितना होना चाहिए, पहली बात। और उसकी पूरी एक टेबल वहाँ पर शो की हुई है। तो पहला काम ये है कि आप चूज़ करेंगे कि कौन सी लाइट को एमिट करने वाला लाइट एमिटिंग डायोड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा मटेरियल का जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप की जो एनर्जी EG है वो उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 12375 अपॉन EG, ये लगाओगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो आपको कौन सी कलर की लाइट चाहिए तो वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन वाला होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अवेलेबल होना चाहिए और लो कॉस्ट का होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को आप चूज़ कर सकते हैं लाइट एमिटिंग डायोड को बनाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो नॉर्मल बल्ब्स होते हैं, जो नॉर्मल लैंप्स होते हैं, उसके मुकाबले जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि बहुत ही लो वोल्टेज पर वो काम कर सकते हैं। जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है उससे उनकी जो इंटेंसिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही कम पावर कंजम्पशन होता है उसमें। और ये होता है कि जो नॉर्मल लैंप्स होते हैं, नॉर्मल बल्ब होते हैं, फिलामेंट वाले बल्ब, वो फ्यूज़ हो जाया करते हैं। यहाँ पर फ्यूज़ होने वाली बात नहीं होती है, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर ये टूटते भी नहीं हैं। तो और इनका जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है और जो लाइफ होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, इसलिए हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि लिखा हुआ है कि इन द फिगर गिवन बिलो द इनपुट वेवफॉर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू आउटपुट वेवफॉर्म बाय डिवाइस X। नेम द डिवाइस एंड ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। तो आप देखिए कि हमारे पास जो ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर में यहाँ पर आपने
AC साइकिल अल्टरनेटिंग करंट दी हुई, यहाँ से अल्टरनेट वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। और आप देखिए कि कंप्लीट फुल साइकिल के लिए यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लिखेंगे कि जो डिवाइस X है, डिवाइस X ये है फुल वेव रेक्टिफायर, और इसका सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दो डायोड का यूज़ करते हैं। एक डायोड D1 यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक डायोड D2 यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये PN, दिस डायोड इज़ D1 एंड दिस डायोड इज़ D2, इसको यूज़ करते हैं। दोनों के जो N टाइप हैं उनको मिला लेते हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, यहाँ पर एक सेंटर टेप यूज़ करते हैं और एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है हम लोगों को। वेव फॉर्म बनाने के लिए आप जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म जो यहाँ पर बनी हुई हैं वो आप समझ सकते हो इस तरह से। ये इनपुट वोल्टेज आपने दिया हुआ है, ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये मैंने 2 साइकिल्स बनाई हुई हैं और इसे करस्पॉन्डिंग देखिए, मैं जो ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस इनपुट वोल्टेज से करस्पॉन्डिंग वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जब हमारे पास ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ज़ीरो, तो दोनों के N0 पर इसका P पॉजिटिव, इसका P नेगेटिव, तो ये कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो होगी ऐसे। जब करंट फ्लो होगी ऐसे, इस तरह से करंट फ्लो होगी, यहाँ पर ये करंट फ्लो होगी इस डायोड D1 की वजह से। मान लो करंट I1 फ्लो हो रही है तो V = IR, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो डायोड D1 की वजह से मिलेगा। उसके बाद फिर जब जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सपोज़ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो दोनों के N0 पर सेंटर टेप 0 पर हो जाएगा। तो ये P नेगेटिव पोटेंशियल पर विद रिस्पेक्ट टू N, तो ये रिवर्स बायस्ड होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा बिकॉज इसका P पॉजिटिव है। तो अब करंट फ्लो होगी यहाँ से I2, इस तरह से करंट फ्लो होगी और V = IR, यहाँ पर आप लोगों को उसी डायरेक्शन में एक वोल्टेज D2 वजह से मिल जाएगा, फिर D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से। तो इस तरह से ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोज़ में और नोट्स में, तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा है कि स्टेट द मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट कलर्स की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पाने के लिए हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड को यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन गिविंग रीज़न वाई द सेमीकंडक्टर used for fabrication of visible light emitting diode must have a band gap of at least or nearly equals to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात देखिए कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वाला फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्यों होना चाहिए। तो ये बात जाहिर है यहाँ से कि जो लैम्डा होता है ये होता है 12375/EG। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये एंगस्ट्रॉम में आता है, ये आता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि EG की वैल्यू है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा = 12375/1.8, इतने एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा
12375 डिवाइडेड बाई 1.8 तो आता है 6875। तो 6875 एंगस्ट्रॉम ये। और आप जानते हैं कि जो विजिबल लाइट की रेंज होती है, विजिबल लाइट जो होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो अगर आप लोग इस EG की वैल्यू को आप और बढ़ा दोगे तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये 1.8 के आसपास अगर आप लोगों ने EG को ले लिया है तो जो लाइट एमिटिंग डायोड से जो लाइट निकलेगी वो विजिबल रेंज में होगी। इसलिए हम लोग इस एनर्जी गैप के आसपास की वैल्यू वाला कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे कि आप लोगों को विजिबल लाइट मिल सके, ठीक है। और बाकी सब बातें आप लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं नोट्स में। तो इस यूनिट में इतने रखते हैं, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।